नमस्कार प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर स्वाति तिवारी अग्रवाल उपस्थित हूँ आप सभी के सामने कृषि दर्शन का यह अंक लेकर, जिसमें हम बात करेंगे पशुओं में बीमारियों की रोकथाम एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। आज मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर वी.के. साहू सर, जो कि सीनियर वेटनरी सर्जन हैं पशु चिकित्सालय भदभदा में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आज के इस अंक में हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न बीमारियों के बारे में जो कि पशुओं में होती हैं, ना सिर्फ इस सीज़न में बल्कि हर एक सीज़न में जो पशुओं में आम तौर पर देखी जाती हैं। हमारे किसान भाई बहनों को हम बताना चाहेंगे उनके बारे में और उनका किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन सी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में हमें आज डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान जो मौसम है ये एक्सट्रीम वेदर है, ठंडा मौसम है। और इस मौसम में पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे पशुपालन विभाग और भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है FMDCP, फूट एंड माउथ डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम लोग घर घर जाकर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, टीकाकरण का काम कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में उनको टैग भी कर रहे हैं, जिससे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उस एनिमल को मिल सके। और उसके पैरेलल में हम लोग एक और काम करते हैं कि उसको कार्ड भी दे देते हैं कि आगे का वैक्सीनेशन जो शेड्यूल होगा वो कब होगा। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो कार्य में सहयोग करें। कई जगह जब हम जाते हैं तो लोग बाग उससे बड़े असंतुष्ट होते हैं कि नहीं, हमको नहीं लगवाना है, दूध नहीं देगा, इससे जानवर में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ये समस्या होती है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, आप टीकाकरण करवाएं। FMDCP का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ये बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। इसका वैक्सीनेशन हम लोग अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं और आप टीकाकरण करवाएं। इससे क्या है, एक साल में अभी जो हमने डाटा मैंने देखा इसका कि 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होता है किसान का। मोर्टेलिटी कम होती है, जानवर कम मरते हैं, लेकिन इसका क्या है कि जो वायरस है वो स्मॉलेस्ट वायरस होता है। Absolutely. सबसे छोटा वायरस होता है, तो उसकी डिफ्यूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन फास्ट होता है जी। और इसके बहुत सारे स्ट्रेन भी हैं, और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी इसके 7 स्ट्रेन्स होते हैं। FMD वायरस के 7 स्ट्रेन्स होते हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। हमारे यहाँ पर इसके जो आपने स्ट्रेन्स बताएं, इंडिया में जो मोस्ट प्रेवलेंट स्ट्रेन है वो AC स्ट्रेन्स होते हैं। ये साउथ अफ्रीकन टाइप के 3 स्ट्रेन्स होते हैं, SET1, SET2, SET3। वहाँ का रिपोर्ट अपने यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेन स्पेसिफिक है। यहाँ पर इंडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है तो स्ट्रेन्स किसानों से ठीक है, किसानों के उसके पर्पज़ नहीं है, एक टेक्निकल बात है। मैडम ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया, स्ट्रेन्स वाला है। तो ये हमारे यहाँ पर जो स्ट्रेन्स हैं ये बहुत मोस्ट प्रेवलेंट स्ट्रेन है। OAC का जो इंडियन एमोलॉजिकल का जो वैक्सीन आता है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और 6 महीने से जो बड़े काफ होते हैं उनको वैक्सीन करवाएं। और इवन देन एक और बड़ी समस्या आती है मैडम, हम लोग जो फील्ड में देखते हैं, आप भी फील्ड वेटनेरियन हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो मैं देखता हूं कि फील्ड में कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट एनिमल है, उसको नहीं लगना चाहिए। तो मैं उनकी बात से यहाँ तक सहमत हूँ कि यदि एडवांस प्रेगनेंसी है वहाँ पर ना लगवाएं। हम एडवांस प्रेगनेंसी जैसे कह सकते हैं कि गाय में यदि 9 महीने होता है प्रेगनेंसी पीरियड, तो वहाँ पर नहीं लगवाएं। लेकिन यदि प्रेगनेंसी 4 महीने की है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकंड ट्राइमेस्टर में है, तो वैक्सीन लगा लें, कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई भी नुकसान नहीं होता है। एनिमल को वैक्सीन करवाएं। और काफ जो छोटे होते हैं उनको वैक्सीन के बाद में बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। कई बार बूस्टर डोज एग्जेम्प्ट कर जाते हैं तो वो बीमारी आ जाती है। जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि जो बूस्टर डोजिंग लगवानी होती है, तो हमारे किसान भाई बहनों को आप बताएंगे कि जो बूस्टर वैक्सीन है वो हमको किस उम्र से किस उम्र तक के काव्स को लगवाना है? क्या उसमें मेल फीमेल का भी कुछ डिफ्रेंसिएशन है या एनी अदर थिंग जो हमें ध्यान में रखनी हो? देखिए, वैक्सीनेशन में सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, वो दोनों ही सेक्स के लिए रहता है। मेल में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, फीमेल में, क्योंकि यदि एनिमल को इन्फेक्शन हुआ है, आइदर मेल हो या फीमेल हो, तो वो दूसरे एनिमल्स में इन्फेक्शन करने के लिए पर्याप्त होता है। Absolutely. तो होना क्या चाहिए कि 6 महीने में, जैसे आपने पूछा, 6 मंथ में पहला वैक्सीनेशन करवा लें आप, 4 to 6 मंथ में। इसके बाद में 1 महीने के बाद बूस्टर लगता है। यहाँ मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि यदि किसी के मन में ये भ्रांति है कि हमें बछिया को लगवाना चाहिए और बछड़ों को नहीं लगवाना चाहिए, या बछड़ों को लगवाना चाहिए बछियों को नहीं लगवाना चाहिए, तो वो पूर्णतः गलत है। हमें सारे
जो कि 1 साल से कम उम्र के काव्स हैं, सभी को बूस्टर वैक्सीन लगने के 1 महीने बाद लगवाना चाहिए। इसके अलावा सर मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि ये तो बात हो गई इन्फेक्शियस डिसीजेस की, इसके अलावा कंटेजियस डिसीजेस, न्यूट्रिशियस डिसीजेस, मेटाबॉलिक डिसीजेस, इन बीमारियों के बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर? यस, देखिए, जहाँ बात अपन कॉन्टीजियस डिसीज़ की बात कर रहे थे, तो कॉन्टीजियस डिसीज़ में एफएमडी बहुत मोस्ट कॉन्टीजियस डिसीज़ है। दूसरी जो बैक्टीरियल डिसीज़ होती है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जैसे हम लोग किसान भाई हमारे जो है ना उसको गलघोंटू कहते हैं, ये भी बड़ी भयंकर बीमारी होती है। इसमें 24 से 48 घंटे में एनिमल्स की डेथ हो जाती है। होना ये चाहिए कि इसका हमारे मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून, बारिश के पहले हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। गलघोंटू का वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कॉन्टेजियस है, बहुत ही सही। और इससे एनिमल्स की डेथ बहुत जल्दी फास्ट होती है, एक्यूट डिसीज़ होती है, बहुत जल्दी सिम्टम्स आते हैं और जानवर मर भी जाता है। तो जब भी यदि ऐसे सिम्टम्स आते हैं, फीवर आता है, जानवर ऑफ फेड होता है, तत्काल वैक्सीनेशन करवाएं। HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोंटू। दूसरी बीमारी आती है फील्ड में, मैंने देखा ब्लैक क्वार्टर, जिसको एक्टिंगिया रोग कहते हैं, और जगह जगह अपने अपने नामों से जानते हैं लोग। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स, इसमें भी फीवर आता है और 24 से 48 घंटे में एनिमल्स की डेथ हो जाती है। सिम्टम्स बहुत बढ़िया क्लियर पता लग जाता है, एनिमल्स लंगड़ाने लगता है, उसको एक क्रेपिटेटस साउंड आती है, एम्फाइसीमेटस सोलाइंग आ जाती है। उसको हम जब जो काफ होते हैं, यंग काफ होते हैं, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, आप जानते हैं वेटनेरियन है, तो जब भी फार्मर्स यदि उसको महसूस करेगा, लंगड़ाएगा, फीवर आएगा, उसको महसूस कराएगा, तो उसमें एक आवाज़ आती है, चर चर की आवाज़ आती है। तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि इसको एक्टिंगिया बीमारी है और इसमें मृत्यु निश्चित है। इसलिए करना क्या चाहिए, अपने तत्काल जो है ना वेटनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं हमारे, इवन देन पैरावेट स्टाफ है, इनसे संपर्क करें, उसका तत्काल इलाज हो जाता है तो जानवर बच जाता है। नहीं आजकल यदि बहुत जो डेयरी में जो लॉस होता है, यदि एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया, किसान भाइयों को भी फिर से बताना चाहूँगी, गलघोंटू की जो बीमारी होती है जिसे HS बोलते हैं हम, उसमें गले के दोनों तरफ ऐसे स्वेलिंग आ जाती है, उठाव हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है और सांस लेने के समय आवाज़ आती है। इसी तरह जो कि चुरका रोग होता है, जैसा कि सर ने बताया अभी, ब्लैक वाटर, उसमें भी आप बहुत आसानी से इसके सिम्टम्स को पहचान सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर हुआ है, पैरों की तरफ स्पेशली जांग की जो मसल्स होती हैं, वहाँ पर चुरक चुरक की आवाज़ आने लग जाती है। तो इसके अलावा सर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जो मिल्क फीवर होता है, जिसको कि हम मेटाबॉलिक बीमारी भी कहते हैं, मिल्क फीवर अक्सर ज्ञावन पशु जो होते हैं, जैसे ही वह जन जाते हैं उसके बाद उनमें देखने के लिए मिलता है, तो उसके विषय में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। जो डेयरी फार्मर होते हैं, सामान्यतः बड़े बड़े डेयरी फार्म में इनमें डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, सामान्यतः बीमारी होती है। जो हाई यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, जिनका प्रोडक्शन 8 से 10 लीटर, 10 से 15 लीटर दूध होता है, तो जब पार्चुरेशन होता है तो उसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा फ्लड लॉस हो जाते हैं। बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो ऑलरेडी कम हो चुका है, फीटस का डेवलपमेंट हुआ, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका कम हुआ। तो इसमें मेनली जो मिल्क फीवर में जो कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले से प्रायर, मैंने आपको बताया कि जब भी प्रेग्नेंट हो जाए एनिमल, यदि 3 महीने की प्रेगनेंसी, इसके बाद में आप वेटनरी से कांटेक्ट में रहें। फार्मर को बताना चाहता हूँ, पशुपालक को बिल्कुल सतत संपर्क में रहें जब तक कि वो बच्चा ना दे दे। हम फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट में रहेंगे तो इससे क्या होगा कि उसका पार्चुरेशन आसानी से हो जाएगा और उसको जो मेटाबॉलिक डिसीजेज जो होने वाली हैं वो नहीं होंगी। बिल्कुल सही। उसके लिए डाइट शेड्यूल इस प्रकार का बनाया जाए कि उसको कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स, विटामिन के तौर पर सप्लीमेंट्स उसको मिलते रहें। जी 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 जी। और ये मिलते रहेंगे तो उसको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यदि बीमारी हो जाती तो क्या करें, एक प्रश्न ही आता है। तो क्या करें, आप वेटनेरियन से मिलें, उसको ड्रिप देते हैं, कैल्शियम कैल्बोरॉल के इंजेक्शन लगते हैं, फास्फोरस के इंजेक्शन लगते हैं, एनिमल रिकवर हो जाता है। लेकिन आपने यदि ट्रीटमेंट में लापरवाही करते हैं तो एनिमल्स क्या होते हैं, यदि वो बैठ जाता है, तो आजकल विंटर सीजन है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो उसके पैर अका जाते हैं, तो फिर वो उठने लायक नहीं बचता है। जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में फिर जब वो उसके लॉक हो जाते हैं जॉइंट्स, तो फिर उसकी डेथ निश्चित होती है। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ में, इस बीमारी में हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है सर। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ हाई यील्डिंग पशुओं को होगा, जो पशु ज़्यादा दूध देते हैं उनको होगा। दूसरी चीज़, कैल्शियम हम पहले से ही उनके फीड में एडेड रखेंगे। तीसरी चीज़, यदि हो जाता है तो उसके बाद नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिल करके कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बोतल
या आईवी हम जरूर दे देंगे। यह परिचर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सब मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। चलिए अब बात करते हैं एक और बीमारी की जो कि शीत ऋतु में बहुत ही आम तौर पर देखने के लिए मिलती है। वो है काफ स्कर। ये बफेलो के जो काफ होते हैं, यानी कि जो भैंसों के छोटे बच्चे होते हैं, उनमें देखने के लिए मिलती है। तो सर इस पे थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहूंगी मैं कि इससे बचाव के लिए हम क्या करें। हमारे क्या है, हमारे किसान भाई होते हैं, पशुपालक बड़े भोले वाले होते हैं और वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। जी। काफ स्कोर एक जो है बहुत भयंकर बीमारी होती है। रीजन उसका क्या है कि काफ मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जी सर। कारण उसका ये है मैडम, आपने देखा होगा कि डे 1 से जब पार्चुरेशन होता है, कृषक भाई जो कोलेस्ट्रम निकलता है, पहला जो मिल्क होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसमें एंटीबॉडीज होते हैं और वो इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कराते हैं। हमारे कृषक भाई क्या करते हैं, उस दूध को निकालते हैं, सांप की बामी पर चढ़ा देते हैं, घर में शर्मा जी वर्मा जी को दे आते हैं, लेकिन उसको नहीं पिलाते हैं। जब उसको नहीं पिलाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी और उसको इम्यूनिटी लॉस होगी तो फिर उसको कोई सा भी इन्फेक्शन उसको लग जाएगा। मैं उनको बताना ये चाहता हूँ, करना क्या है उनको उसको दूध पिलाना है। डे 1 से उसको जब से बच्चा हुआ है तो उसको चारों थन का दूध पिलाइए। और एक और गलती करते हैं, वो उसको पिलाने के बाद में बांध देते हैं बछड़े को। बांधने से क्या होता है, फिर वो उसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है। रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है कि जब आप बांध दोगे दूध पिला के तो उसको डाइजेशन हुआ कहाँ उसका। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि उसको खुला छोड़ दें, आप कूदने दें, उसको घूमने दें, फिरने दें। जब उसकी इच्छा होगी वो दूध पी लेगा, फ्री रहेगा, तो उसका डाइजेशन रहेगा, तो उसकी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। तो ये काफ स्कोर टाइप की बीमारी आने नहीं उसको, एक बात। अब यदि बीमारी आ गई तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सबसे ज़्यादा गड़बड़ आता है, डायरिया होता है इसमें। अब डायरिया होता है तो हमारे भाई लोग क्या करते हैं कि उसको बांध देते हैं एक जगह, सुबह शाम दूध पिलाते हैं, इसके बाद ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं कि ये तो दूध पी रहा है, हमारा दूध बिक रहा है 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, तो इसको फालतू में 1 लीटर 2 लीटर दूध क्यों पिलाएं। वो ये समझते नहीं है कि दूध भैंस या गाय किसके लिए दे रही है, उस बछड़े के लिए दूध दे रही है। तो बछड़े का राइट तो पहले बनता है ना, दूध उसको मिलना चाहिए पहले। तो उसको दूध मिलता नहीं, जब उसको दूध नहीं मिलेगा उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, बीमारी काफ स्कोर के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी आ जाएंगी और उसकी मृत्यु निश्चित है। फील्ड में मैंने बड़े बड़े डेयरी फार्म को विजिट किया है, तो मैडम मैंने देखा है कि ये काफ मोर्टेलिटी 90% काफ मोर्टेलिटी है और हमारे डेयरी फार्मर उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें नियोनेटल मोर्टेलिटी बहुत होती है। कारण उसके कई कारण होते हैं। एक तो डिवर्मिंग नहीं देते, बच्चों में डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 15 दिन का यदि बच्चा हो जाता है उसको आप डिवर्मिंग स्टार्ट कर दें। हर महीने दें आप 3 महीने तक, इसके बाद में 3 महीने बाद उसका डिवर्मिंग का शेड्यूल लेके आ जाएं। तो ये डिवर्मिंग भी करवाएं और उसको क्या करें, यदि वो बीमार हो जाता है तो आप वेटरिनरी से मिलें, उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फ्लूइड, IV फ्लूइड जो है अपन DNS वगैरह देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो ठीक हो जाता है। अब वो ठीक होने में 3 दिन लगते हैं उसको। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि एक बार इलाज करा लिया और 2 दिन 3 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं, तो वो भी गलत है। तो उसको इलाज पूरा कराएं उसको, क्योंकि क्या है कि हमारी जो हम लोग जो डेयरी फार्मर हैं
डेयरी फार्मिंग तो करते हैं लेकिन अपना बीज खुद तैयार नहीं करते हैं। डेयरी फार्मर वही सक्सेस होता है जो अपना खुद का सीड पैदा करें। मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने काफ वो खुद रियर करें। आप पंजाब हरियाणा में देखेंगे तो उनका डेयरी फार्म जो बड़ा डेयरी फार्म है वो खुद के अपने काफ प्रोड्यूस करते हैं और उनको 80,000 90 हज़ार रुपए की बफेलो में या HF गाय में वो कन्वर्ट करके सेल करते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में हमारे यहाँ पर हरियाणा पंजाब में मुर्रा भैंस का मार्केट होता है। HF के लिए लोग बाग वहाँ जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे किसान भाई हैं, जागरूक हों थोड़ा सा। हम लोगों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, आपको घर बैठे HF का, गिर का, साहिवाल का सीमेन कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम लोग लगवाते हैं। उसमें 50% तो हम घर पे ही बदलवा देते हैं फर्स्ट ब्रीडिंग उसमें AI में। तो वो ब्रीडिंग प्रोग्राम का फ़ायदा लें और उनको काफ को जब भी काफ होता है आप वेटरनरी से ज़रूर मिलें, फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल के टच में रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी किसान भाइयों, जैसे कि आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज जानने के लिए मिली कि आपको बिल्कुल उसी तरह से अपने पशुओं की केयर करनी है जिस तरह से आप अपनी केयर करते हैं। नियोनेटल यानी कि नवजात जो काव्स होते हैं उनकी केयर आपको बिल्कुल उसी तरह करनी है जिस तरह हम नवजात शिशुओं की केयर करते हैं। इसी तरह आपको वैक्सीनेशन और AI दोनों चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है। डिवॉर्मिंग का भी आपको ध्यान रखना है। सर, इसके अलावा कुछ जनरल रोकथाम हम किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है हाइजीन। अपना डेयरी फार्म में आप हाइजीनिक रखें, उसको हाइजीनिक रखें। क्या होता है, साफ़ सफाई रखें। कुशल प्रबंधन जो होता है वो हमारा मैनेजमेंट का सबसे बड़ा वो फंडा होता है। आप डेयरी फार्म में क्या देखा मैंने, आज भी वो ट्रेडिशनल ही खिला रहे हैं। जैसे साइलेज का आज कंसेप्ट आया, आजकल कंसेप्ट हमारा पुराना ये था कि इतना दूध दे रहा है तो इतना उसको कंसंट्रेट देना, ये कंसेप्ट अब पुराना हो गया जी। आजकल का नया कंसेप्ट यह है कि एनिमल को उतना दो जितना उसको खाना है, जितना रिक्वायर्ड है वो खा लेगा जी। तो इसमें साइलेज है, कंसंट्रेट है, मिनरल मिक्सचर है। इसका एक वो TMR वाला फॉर्मुलेशन चलता है कि उसको आप बना दें, उसके बाद में उसको प्रोवाइड करा दें। तो क्या है कि एनिमल जो है वो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है जी। वो जितना फूड लेगा उतना प्रोडक्शन में चेंज होगा उसका। तो बेटर है कि हमारा एक तो पहले तो उसका बैलेंस डाइट दें उसको प्रोडक्शन के लिए, एक बात। दूसरा क्या है कि डेयरी फार्म को क्या है इस तरीके से डिजाइन करें कि वहाँ पर सनलाइट प्रॉपर पहुँचे। जब सनलाइट यदि प्रॉपर पहुँचेगी तो क्या होगा कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोमेटिक डिसइंफेक्शन हो जाते हैं। दूसरा, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम ऐसे बनाए कि प्रॉपर उनका जो यूरिनेशन होता है या गोबर होता है तो उसको प्रॉपर यदि सफाई करें तो प्रॉपर वो साफ हो जाए जी। बिल्कुल सर, उसकी इतनी हाइट पर बनाए कहीं ऐसा ना हो। हमने देखा कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो है 70-80% जो लोग हैं वो उसी ट्रेडिशन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत ही सही बात कही है। जैसा कि आज की परिचर्चा जो है हमारी काफ़ी हमारे किसान भाइयों के लिए यूज़फुल रही है मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ साथ हम विदा लेना चाहेंगे डॉक्टर VK साहू सर से। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में पधारने के लिए। नमस्कार। कृषि से रिलेटेड बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खबरें खेती। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। देश में रबी बोनी 507 लाख हेक्टेयर में, किसान बनेंगे उद्योगपति, खेत पर बनेंगे 5 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज, फसलों को पाले से बचाएं, लाल सड़न रोग से बचाए गन्ना, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में रबी बोनी 507 लाख हेक्टेयर में, देश में चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई गत वर्ष की तुलना में अब तक लगभग 19 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। अब तक कुल बोनी 507.01 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 488.11 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। गेहूं का रकबा भी अब तक लगभग 6 लाख हेक्टेयर अधिक है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक किसानों ने पिछले साल के 68.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले अब तक 73.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर तिलहनों की बुआई की है। तिलहन के कुल क्षेत्र में औसत 7.06% की वृद्धि हुई है। इसमें सरसों का 67.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। प्रमुख रबी फसल गेहूं अब तक 254.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है। इसी प्रकार दलहन 130.59 लाख हेक्टेयर में बोई गई है।
वहीं मोटे अनाज का क्षेत्र इस बार 37.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है, जो गत वर्ष की तुलना में औसतन 6.22% कम है। किसान बनेंगे उद्योगपति। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि नवीन कृषि विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे। इन विधेयकों से किसान अब खेती के साथ साथ कृषि आधारित उद्योग धंधे स्वयं स्थापित कर सकेंगे। वे कृषि के साथ साथ उद्योग भी लगाएंगे और चलाएंगे। उन्होंने कहा कि आम किसान बंधुओं को भ्रमित नहीं होना चाहिए। विधेयकों के कारण मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि उन्हें आदर्श और स्मार्ट मंडी बनाया जाएगा। किसी प्रकार से भी फसलों की खरीदी संबंधी एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा। श्री पटेल ने कहा कि कृषि उपज मंडियों का उन्नयन किया जाएगा, उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। मंडियों में किसानों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंडियों में ही किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मंडियों में पेट्रोल पंप भी स्थापित किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि नवीन विधेयकों ने किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान की है कि वे स्वयं अपनी उपज का मूल्य तय करेंगे। किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर ही नहीं, बल्कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी पर अपने उत्पादकों का विक्रय कर सकेंगे। वे अपनी फसलों को मंडी में बेच सकते हैं या मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि अब किसान कृषि से संबंध उद्योग धंधे स्थापित कर सकेंगे। वे स्वयं कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और अन्य उद्योग लगाएंगे। खेत पर बनेंगे 5 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज। उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि उद्यानिकी कृषकों की आय दुगना से अधिक बढ़ाने के लिए खेत चेन फेंसिंग किसानों को जिला स्तर से लेकर उनके खेतों तक कोल्ड स्टोरेज चेन और उनके उत्पादों को प्रोसेसिंग की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बनाई जा रही है। योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाए। राज्य मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज के बाद अब कोल्ड स्टोरेज का विकेंद्रीकरण करते हुए तहसील स्तर की मंडियों के पास 1000 मीट्रिक टन और किसानों के खेत पर 5 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे किसान खुद भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर सकेगा। फसलों को पाले से बचाएं। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कुछ क्षेत्रों में तापमान कम रह सकता है। मौसम विभाग द्वारा भी प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से कम होने की संभावना जताई जा रही है। तापमान में होने वाली इस गिरावट का असर फसलों पर पाले के रूप में होने की आशंका रहती है। आसमान साफ होने, हवा का बहाव कम होने के साथ तापमान में तेज गिरावट से पाला पड़ने के संकेत मिलते हैं। शरीर पर तापमान का असर थरथराहट के रूप में महसूस होता है। किसानों को समझाइश दी गई है कि रात्रि में विशेषकर तीसरे और चौथे पहर खेत की मेड़ों पर कचरा तथा खरपतवार आदि जलाकर धुआं करें, जिससे कि धुएं की परत फसलों के ऊपर छा जाए। भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि शुष्क भूमि में पाला पड़ने का जोखिम अधिक होता है, अतः फसलों में स्प्रिंकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई करें। यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। 8 से 10 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ भुरकाव अथवा घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना भी पाले के विरुद्ध कारगर उपाय होता है। लाल सड़न रोग से बचाए गन्ना। गन्ना उत्पादकों के लिए लाल सड़न रोग को नियंत्रित करना एक समस्या रहती है। गन्ने का लाल सड़न रोग पत्तियों से लेकर गन्ने की भीतरी सतह तक आक्रमण करता है। फफूंद जनित इस रोग के कारण इसकी गुणवत्ता पर असर होता है तथा सामान्य फसल की तुलना में गन्ने का विकास भी कम होता है। इसके बचाव के लिए रोगरोधी जातियां जैसे को 87-025, को जवाहर 86-600, को 94-012 तथा को 91-010 लगाएं। बोनी के पूर्व तथा गडेरियों को गर्म हवा से उपचारित करें। फफूंद जनित रोग रहित खेत का गन्ना लगाने के लिए चयन करें। गडेरियों का उपचार करने के पूर्व 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर रखें। जड़ी फसल में पूरा उर्वरक दें तथा उर्वरक संतुलित होना चाहिए। पत्तियों में रोग के लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत तोड़कर नष्ट करें। साथ ही जड़ी के बाद तीसरी फसल नहीं लें।
कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। गेहूं की नई फसल किस्मों का चयन कर बोनी करें। गेहूं की पहली सिंचाई बोनी के 21 दिन बाद करें। सरसों में 70 से 80 दिन की अवस्था पर सिंचाई करें। चने एवं सरसों की अंतर्वर्तीय फसलें लें। सब्जी फसलों में किसान भाई कीट नियंत्रण करें। चने के खेत में टी आकार की खूंटियां लगाएं ताकि पक्षी उस पर बैठकर इल्लियों का सफाया कर सकें। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की कोई परिचर्चा लेकर अगले एपिसोड में कृषि दर्शन के। धन्यवाद।